तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आज स्टार्ट कर रहा हूं। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो होगा एंडोक्राइन सिस्टम, यानी अंतःस्रावी तंत्र या ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक मैं 2 टॉपिक आपको बताऊंगा और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम देखेंगे। ये टॉपिक को मैंने इसलिए चुना क्योंकि आज हमारा ओपन डे है। ऑलराइट, तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में देखेंगे, वो सारे क्वेश्चंस को हमने कंपेयर करते हुए एक क्वेश्चन पेपर बनाया है। कुछ एमसीक्यूज हमने इंक्लूड किया है। ऑलराइट, तो उन एमसीक्यूज से पहले हम एक टॉपिक को पहले आपको समझा देते हैं। ऑलराइट, तो चले, हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन, अब देखो ये एक अपने आप में खुद बता रहा है। एंडो का मतलब है अंदर, है ना, और क्राइन का मतलब है स्राव होना, स्राव होना, एंडोक्राइन, है ना। एंडोक्राइन सिस्टम है ऐसा तंत्र जिसमें कुछ स्राव होता है, और वो कुछ क्या स्राव है वो देखेंगे हम, है ना। ऐसा तंत्र जिसमें अंत यानी अंदर में कुछ ना कुछ स्राव होता है। तो इसमें क्या चीज है, देखिए, ये एक प्रकार का ना नियंत्रण वाला सिस्टम, एक ऐसा तंत्र है जिसमें कुछ नियंत्रण हो रहा है, कोई चीज नियंत्रण हो रही है। अब क्या चीज नियंत्रण हो रही है, देखिए, ये एक अंग है और दूसरा ये एक अंग है। दोनों अंग जो है आपस में जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? रुधिर से जुड़े हुए हैं। दोनों अंग जो है आपस में रुधिर से जुड़े हुए हैं, है ना। जनरली जो आप हमारा संचार तंत्र है उसी को आप देखिए, ये एक अंग है, ये एक अंग है, दोनों जो है किसी न किसी संचार से जुड़े रहते हैं। और वो हमारे पास क्या संचार है, यहाँ पे रुधिर का संचार है। ये ऑर्गन ए है और दूसरा ऑर्गन ये बी है। ठीक है, अब देखो, ये ऑर्गन जो है ना एक ग्रंथि, इट इज अ ग्लैंड, एक ग्रंथि, और ये ग्रंथि जहां कुछ स्राव करती, जो चीज स्राव करती है उसको हम कहते हैं हार्मोन। जो स्राव करती है उसे हम कहते हैं हार्मोन। अब पूछोगे कि हार्मोन क्या चीज है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। हार्मोन कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं, है ना, कुछ केमिकल यौगिक है, रासायनिक यौगिक हैं जो बहुत कम मात्रा में स्रावित होते हैं। रासायनिक यौगिक में क्या क्या आ सकता है? स्टेरॉइड आ सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन आ सकता है, प्रोटीन आ सकता है, पॉलीपेप्टाइड आ सकता है ना। ये सब जो है हार्मोन के रूप हो सकते हैं। अब ये हार्मोन जो है बहुत कम मात्रा में रुधिर में छोड़ा जाता है। अंग ए ने बहुत कम मात्रा में रुधिर में हार्मोन को छोड़ दिया। अब ये हार्मोन जो है अंग बी के पास चला गया। अब ये क्या है अंग बी? ये है टारगेट अंग, इसको हम लोग टारगेट ऑर्गन बोलते हैं। सो ग्लैंड टारगेट ऑर्गन्स के साथ रुधिर से जुड़ा हुआ है। ग्लैंड जो है वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, कुछ रसायन सिक्रीट करता है ना। वो रसायन जो है उसके जाने का खुद का कोई रास्ता नहीं होता है, खुद का कोई रास्ता नहीं होता है ना। हार्मोन जो है ग्रंथि क्या करता है, रुधिर के अंदर ही छोड़ देते हैं, और रुधिर फिर उसको जो है टारगेट अंग तक पहुंचाता है। अभी देखो, टारगेट अंग जो है ना बहुत सारे हो सकते हैं, सी डी ई, बहुत सारे टारगेट अंग हो सकते हैं। तो यहां से छोड़ा हुआ जो हार्मोन है वो सीधे अपने ही घर पे कैसे जाता होगा? उसका कारण है कि हर एक के पास में एक रिसेप्टर होता है। क्या होता है? रिसेप्टर। ये रिसेप्टर उस हार्मोन को पहचान लेता है, पहचानने के बाद एक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, और फिर
वो हार्मोन को अंग के अंदर जाने का इजाजत मिलता है। ठीक है, तो समझना ये बात को। इसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टलेस। कारण इनका अपना खुद का कोई रास्ता नहीं है। ये जो है दूसरों की सहायता यानी रुधिर की सहायता से आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, रुधिर की सहायता से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूं ये बात समझ में आई कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं हार्मोन के बारे में, हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रंथियों के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्लैंड्स को हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं निम्न हार्मोन की क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है। व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ, सपोज आपको पूछ लिया इंसुलिन, आपको पूछ लिया टेस्टोस्टेरोन, है ना, प्रोजेस्टेरोन, ऐसा करके आपको उसका रासायनिक गुण पूछ सकते हैं। तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चंस में बताऊंगा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक में हम बताने जा रहे हैं एक ग्लैंड के बारे में जो हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। देखिए इसको हम लोग, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आज इंट्रोडक्टरी है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज़ों को इसमें आपको शामिल करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। इसे हम डिटेल में फिर से पढ़ सकते हैं बाद में जब हमारी सीक्वेंस फॉलो होगी। ऑलराइट, तो चलें देखें नेक्स्ट हम देखते हैं एक मास्टर ग्लैंड के बारे में। मास्टर ग्लैंड, अब ये क्या है मास्टर ग्लैंड, क्यों बोल रहे हैं इसको मास्टर ग्लैंड, है ना। ये जो है ना एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्रंथि क्यों है, बिकॉज ये जो है इट कंट्रोल्स अदर ग्लैंड, ये दूसरे ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल्स द अदर ग्लैंड्स, दूसरे ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरे ग्रंथियों को ये कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब देखिए किसी भी जो ग्लैंड है उसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, उसका मैं एक छोटा सा क्लासिफिकेशन दे रहा हूं। आपको कोई भी ग्रंथि के बारे में उसकी सबसे पहले जो क्वेश्चन होगी वो उत्पत्ति के बारे में पूछ सकते हैं आपको, कि वो उसका उत्पादन कहाँ से हुआ, किस जर्मिनल लेयर से उसका उत्पादन हुआ है, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ऐसा पूछ सकते हैं। दूसरा, वो ग्रंथि कहाँ पे है। तीसरा, उस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है। चौथा, उस ग्रंथि का जो हार्मोन है वो कहाँ पे, किस प्रकार का है, क्या उसका टारगेट ऑर्गन है। और फिर आखिरी है कि उस हार्मोन की कमी से या उस हार्मोन की अधिकता से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। ठीक है, तो अब देखिए पहला पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखते हैं। मास्टर ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पीयूष ग्रंथि बोलेंगे। ठीक है, पीयूष ग्रंथि बोलेंगे। अब ये कहाँ है, कैसे है, कैसे आया, ये सारी चीजें अगर हम देखें तो आपको क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछ दिया कि ये हमारे जो जर्मिनल लेयर है उसके कौन से परत से तैयार होता है, तो देखिए मैं थोड़ा सिंपल वे में बता दे रहा हूं आपको। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस भाग में पाया जाता है। ये है हाइपोथैलेमस भाग, इस भाग में पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। ठीक है, इस भाग में पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस पोर्शन में होती है। ठीक है, इसीलिए ब्रेन का पिट्यूटरी के साथ कनेक्शन है। ब्रेन और पिट्यूटरी के बीच में एक प्रकार का संचार होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। तो ब्रेन कुछ मैसेज पिट्यूटरी को देता है, पिट्यूटरी फिर अपना काम आगे करता है। पिट्यूटरी जो है दूसरे और ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब पिट्यूटरी को बोल रहे हैं कि पिट्यूटरी जो है वो एक्टोडर्म से उत्सर्जित हुआ है।
उत्पन्न हुआ है ना, एक्टोडर्म से तैयार हुआ है पिट्यूटरी। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं भाई सही में हुआ है कि नहीं। अब देखिए हमारे जो मुख की गुहा है, ये हमारा मुख का गुहा है, इसी गुहा से पिट्यूटरी का निर्माण हुआ है ना। हमारे जो मुख है, मुख आप जानते हैं, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि मुख और गूदा वो एक्टोडर्म से तैयार होता है। तो मुख के ही अंदर धंसने से पिट्यूटरी का निर्माण होता है ना। मैंने पिक्चर में बताया आपको, ये पूरा पिट्यूटरी है। मुख के अंदर धंसने से, है ना, मुख के अंदर धंसने से, मुख का यानी एक्टोडर्म जो है वो अंदर की ओर धंसा और पिट्यूटरी का अग्रिम भाग तैयार हुआ। उसके बाद पश्च भाग है। ये पश्च भाग ना, ये हमारे मस्तिष्क के कोशिकाओं से तैयार होता है। इट इज मेड फ्रॉम द न्यूरोसेक्रेटरी सेल ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो क्योंकि हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्म से बना हुआ है, इसीलिए ये भी एक्टोडर्म कुल मिला के पिट्यूटरी एक्टोडर्म से बना हुआ है। ठीक है, तो हम देखें पिट्यूटरी का डायग्राम। ये देखिए बड़ा आसान है पिट्यूटरी का डायग्राम, ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें 3 भाग आप देखेंगे, ये 3 भाग, 1 2 3 भाग। पहले वाला भाग अग्रिम, पश्च और ये मध्य। ठीक है, फोर, मिड एंड हाइंड। इंसानों में या मनुष्यों में फोर पोर्शन और मिड पोर्शन मर्ज रहता है। अब इनमें से कई प्रकार के हार्मोन उत्सर्जित होते हैं जो कि शरीर के विभिन्न अंगों को कंट्रोल करने वाले हैं, शरीर के दूसरे अंगों को कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं अब डिटेल में, कौन कौन से हार्मोन कहां कहां से साबित होता है। ठीक है, चलिए पिट्यूटरी का डायग्राम हम देखें, ये इस प्रकार से ऐसा होगा। ये पहला भाग है, ये मध्यम भाग है, मिड पोर्शन और ये हाइंड पोर्शन। तीनों का नाम आपको अलग अलग है। ये है एडिनो हाइपोफाइसिस, बोलेंगे इसको, अग्रिम भाग। पश्च भाग को हम लोग बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस और बीच वाले हिस्से को हम कहते हैं पार्स इंटरमीडियालिस, मिडल पोर्शन हो गया। तो 3 पोर्शन हो गए, है ना। एडिनो हाइपोफाइसिस ये 4 पार्ट हो गया, देन न्यूरो हाइपोफाइसिस ये हाइंड पार्ट हो गया। ठीक है, और ये मिडल पार्ट हो गया, 3 भाग। अब तीनों का जो है ना ब्रेन से कनेक्शन होता है, ब्रेन से कनेक्शन रहता है। ठीक है, ब्रेन से क्या कनेक्शन रहता है, ब्रेन और इसके बीच में ब्लड की सप्लाई होती है, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। मतलब ब्रेन जो है कुछ मैसेज देगा पिट्यूटरी को और पिट्यूटरी फिर अपना काम करेगा। तो ब्रेन से पिट्यूटरी के पास जो आता है ना उसको हम लोग कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर। ब्रेन से पिट्यूटरी के पास जो भी चीज आती है उसको हम कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं।
अग्रिम पिंडक में से यानी एडिनोहाइपोफाइसिस से टोटल 7 हार्मोन्स रिलीज होते हैं और सब के सब जो है ना प्रेरित करने वाले यानी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। और पश्च पिंडक में से 2 हार्मोन निकलते हैं, मध्य पिंडक में से 1 हार्मोन निकलता है। वो क्योंकि हमारे में मर्ज है इसलिए मैं एक साथ 7 बोल दिया हूं आपको, ठीक है। तो 7 हार्मोन हैं। पहला हार्मोन STH, इसको हम लोग GH भी बोलते हैं। दूसरा हार्मोन FSH, तीसरा हार्मोन TSH, देन LH, देन ACTH, देन प्रोलैक्टिन, देन MSH। कितने हार्मोन हो गए? 7 हार्मोन हो गए। LH का ये फीमेल नाम है, मेल के केस में ये हो जाता है ICSH, ठीक है। अब सबका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, बात करेंगे इसके बारे में। उसके बाद देखिए पश्च पिंडक में से 2 हार्मोन रिलीज होता है, एक का नाम है वैसोप्रेसिन और दूसरे का नाम है ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो ये आपका जो है ना पूरा पिट्यूटरी के से रिलेटेड जितने हार्मोन्स हैं उसके बारे में जानकारी। अब इसमें ना आपको जैसे आपको तैयारी करना है तो आप ध्यान रखेंगे इनकी प्रवृत्ति क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन इज दिस, है ना। ये किस प्रकार का हार्मोन, क्या ये प्रोटीन है, क्या ये ग्लाइकोप्रोटीन है, क्या ये स्टेरॉइड है। तो आपको ना उसका एक वर्गीकृत ढंग से मतलब अलग तरीके से उसको बना के रखना पड़ेगा ताकि एग्जामिनेशन डे में आपको सोचना ना पड़े कि ये किस प्रकार का है। और अच्छा है उसी के सामने आप उसकी फंक्शन को नोट करके रख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हार्मोन है। जैसे पहला हार्मोन है STH, इसको हम कहते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या फिर हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। पहला वाला क्या है? इट इज ग्रोथ हार्मोन। पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, फर्स्ट वन। GH, इसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसका दूसरा नाम है STH, मतलब सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। क्या काम है इसका? सोमा यानी क्या होता है? बॉडी। तो ये हार्मोन का क्या काम हो सकता है? ये जो है हमारे शरीर के कोशिकाओं को बढ़ाने का काम है ना। सोमा यानी बॉडी सेल्स को ये डेवलप करने का काम करता है। मतलब बॉडी का जो ग्रोथ है ना वो इस हार्मोन से रिलेटेड है, ठीक है। बॉडी के सेल का ग्रोथ, बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, आपको मालूम है। बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। क्या क्या सेल्स हैं आप जानते हैं? बॉडी में बोन सेल है, बॉडी में न्यूरॉन सेल है, तो सारे सेल्स के ग्रोथ से रिलेटेड है। तो मतलब ओवरऑल ये बॉडी के ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि हर एक हार्मोन का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों है, ठीक है। तो अगर ये हार्मोन कम हो जाए तो दिक्कत, ज्यादा हो जाए तो दिक्कत। कम हो जाएगा तो डॉर्फिज्म होता है। डॉर्फिज्म मतलब जो बंदा है वो नाटा होगा, बौना होगा। मिजेट्स होते हैं, मिजेट्स भी बोलते हैं। मिजेट्स यानी ये उंगलियां जो है वो बौनी बौनी टाइप की होगी, वो उसकी आकार जो है बहुत छोटा होगा। कभी कभी दिमागी विकसित भी नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा है अगर ये ज्यादा हो जाए तो इसको हम लोग जाइजेंटिज्म कहते हैं। जाइजेंटिज्म है ना। जाइजेंटिज्म मतलब विशालकाय शरीर, है ना, शरीर बहुत विशाल होगा, ठीक है। इसको हम लोग जाइजेंटिज्म बोलते हैं। जाइजेंटिज्म के साथ साथ एक बीमारी और याद रखिए, ये आ गया है क्वेश्चन, एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली मतलब जो जबड़ा है ना काफी बड़ा सा होगा, मेगैल, है ना। एक्रोमियन प्रोसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा, इसके अंदर जो है एक्रोमेगाली
एक्रोमियन प्रोसेस नहीं, एक्रोमेगाली, ये जो जबड़ा है वो बड़ा टाइप का, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन में आपको इतनी चीजें पढ़नी है। डॉर्फिज्म क्या है? कम से, किसके? इस हार्मोन के कमी से। अधिक अगर सिक्रेट होगा तो ये दो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वाले में चलेंगे अभी। और देखिए नेक्स्ट हार्मोन जो है हमारे पास है नेक्स्ट हार्मोन जो है वो है FSH। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेकेंड हार्मोन FSH। क्या है ये? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या चीज है भैया ये? हाँ, फॉलिकल। अब जो है नर और मादा दोनों में, मैन एंड वुमेन दोनों में, मेल या फीमेल में जो जननांग होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उसके अंदर में फॉलिकल्स होते हैं। फीमेल ओवरी और मेल जो है टेस्टिस, दोनों के फॉलिकल्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड ये होता है ना, दोनों के फॉलिकल्स के से रिलेटेड होता है। ऑलराइट। उसके बाद इसी के बाद में आप जो है ना ये LH और ICSH से कनेक्ट हो जाएंगे। LH में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन है जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के डेवलपमेंट से रिलेटेड। सिमिलरली ICSH अगर बोलोगे तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल्स यानी वो कोशिकाएं जो टेस्टिस के अंदर पाई जाती हैं, और वो कोशिकाएं जो लेडिक सेल भी कहलाती हैं, ठीक है। वो कोशिकाएं जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मेल हार्मोन के स्रावन से संबंधित है, वो इन दोनों के अंदर आ जाता है। तो FSH, LH और ICSH जो है ये बेसिकली मेल के लिए इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन्स जो है मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर से रिलेटेड, डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स, मेल प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, तो इससे संबंधित है। उसके बाद हम आते हैं TSH। तीसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, थायराइड, ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन साफ समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि से संबंधित। अब देखो पिट्यूटरी के अंदर पाए जाने वाला हार्मोन है ये, और इसको जो है ना ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, ब्रेन से निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये ब्रेन से जो है इंफॉर्मेशन निकलता है, वो इंफॉर्मेशन TSH को मिलता है। TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये TSH जो है वो थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है ताकि थायराइड ग्रंथि अपने उत्पादों को बनाए। मैं इसको डिटेल में बता देता हूं आपको आगे में। देखिए जैसे मैंने बोला ब्रेन, ठीक है, ब्रेन से आया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। अब ये जो है पिट्यूटरी के अंदर TSH को स्टिमुलेट करेगा। ये कहां पे है? पिट्यूटरी के अंदर। पिट्यूटरी के अंदर TSH को ये स्टिमुलेट करेगा। अब ये TSH जो है थायराइड ग्रंथि, ये है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के अंदर में छोटे छोटे कोशिकाएं होती हैं,
ठीक है, जिनको हम लोग कहते हैं थायराइड फॉलिकल। ये थायराइड फॉलिकल को ये स्टिमुलेट करेगा ताकि थायराइड फॉलिकल अपना काम करे। अब इस फॉलिकल में ना दो प्रकार के फॉलिकल्स होते हैं। अब देखिए, एक मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूं, ये दो प्रकार के फॉलिकल्स होते हैं। एक थायराइड फॉलिकल्स है और दूसरा सी सेल्स होते हैं, है ना। दोनों अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स उत्सर्जित करते हैं। तो आप देखिए, थायराइड फॉलिकल्स जो है, थायराइड फॉलिकल्स को TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने प्रेरित किया। तो थायराइड फॉलिकल क्या करता है? थायराइड का जो फॉलिकल है, इसके अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम लोग कहते हैं टायरोसिन। ये टायरोसिन जो है T3, T4 आयोडीन की उपस्थिति में बनाता है। इसी को हम लोग थायरॉक्सिन बोलते हैं, थायरॉक्सिन बोलते हैं। और ये थायरॉक्सिन जो है हमारे शरीर में उपचायी क्रियाओं को करता है, मेटाबॉलिज्म, है ना। हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं चल रही हैं, उन सभी अभिक्रियाओं को ये करने का काम करता है। ठीक है, तो देखो कितना लंबा चौड़ा रास्ता है। ब्रेन से आया TSHRF, उसने TSH को प्रेरित किया पिट्यूटरी के अंदर। ठीक है, TSH ने फिर थायराइड ग्रंथि जो कि हमारे यहाँ पे है, इसके अंदर उपस्थित कोशिकाओं, जिसको थायराइड फॉलिकल्स बोलते हैं, उसके अंदर भरा होता है अमाइनो एसिड टायरोसिन, उसे प्रेरित किया। टायरोसिन जो है रुधिर से आयोडीन उठाकर दो प्रकार के हार्मोन्स तैयार कर रहा है, T3, T4। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं T3 और T4 क्या है, नाम क्या है? ट्राईआइडोथायरोनिन। T4 क्या है? टेट्राआइडोथायरोनिन। दोनों को हम लोग थायरॉक्सिन बोलते हैं। दोनों में से किसका विभव ज्यादा है, कौन ज्यादा पोटेंशियल है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे आपके साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है, TSH का काम क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ACTH, उसके बाद प्रोलैक्टिन, MSH, एक एक करके हार्मोन देखेंगे। ठीक है, अगला है ACTH। व्हाट इज दिस ACTH? ACTH क्या है? ACTH इज ACTH फुल फॉर्म क्या है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ना, बड़ा लंबा नाम। ये एड्रीनल ग्रंथि को प्रेरित करता है ताकि वो अपना काम कर सके। एड्रीनल ग्रंथि को जब आप पूरी तरह से पढ़ेंगे तो डिटेल में बहुत कुछ उसमें दिखेगा। एड्रीनल ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, तीनों भाग से ग्लूकोज, ठीक है, तीनों भाग से मिनरल, ग्लूकोज, मिनरल और कुछ ऐसे सेक्स ऑर्गन कनेक्टेड हैं जिनका कंट्रोलिंग वहां से होता है। तो ये एड्रीनल ग्रंथि को प्रेरित करता है। एड्रीनल ग्रंथि यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि कहाँ पे होता है आपको मालूम है? किडनी के ऊपर में एक प्रकार का इस प्रकार से टोपा लगा हुआ होता है। ठीक है, इस टोपे को हम लोग जो है कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। अब ये एड्रीनल ग्लैंड में जो है आप देखेंगे 2 भाग होता है ना। एड्रीनल ग्लैंड में 2 पार्ट होता है ऐसे। ये अगर आप सेक्शन निकालोगे तो बाहर कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, और अंदर मेड्यूला होता है। दोनों ही अलग अलग हार्मोन को जन्म देते हैं। दोनों जो है अलग अलग हार्मोन्स का स्रावन करते हैं। ठीक है, तो उन हार्मोनों का जो प्रेरण है यहां से मिलता है। तो ये देखो लिखा हुआ कॉर्टिको यानी कॉर्टेक्स हार्मोन। कॉर्टेक्स के 3 हार्मोन होते हैं, तीनों को ACTH कंट्रोल करता है। पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड,
मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, कॉर्टिकॉइड। उसके बाद है सेक्स हार्मोन होते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड बोलते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो ये 3 प्रकार के हार्मोन को ACTH कंट्रोल करता है ना। ये तीनों को हम लोग जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो शॉर्ट में जल्दी से उसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला हार्मोन, अगला हार्मोन क्या है हमारे पास डायग्राम में, वी हैव प्रोलैक्टिन, ठीक है। अगला हार्मोन है हमारे पास प्रोलैक्टिन। हाँ, ना प्रोलैक्टिन क्या चीज, प्रोलैक्टिन, प्रो यानी प्रिमिटिव, ठीक है, लैक्टिन यानी मिल्क। तो सीधी बात है, इट इज अ मैटरनल हार्मोन, ठीक है, मैटरनल हार्मोन। हाँ, और ये डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद में असरकारक है। ये दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करेगा ताकि वो मिल्क का प्रोडक्शन और मिल्क का सिक्रेशन अच्छी तरह से करे, ठीक है। तो ये मैटरनल हार्मोन है, मां से संबंधित हार्मोन, आफ्टर डिलीवरी इसका काम आने वाला है, ठीक है। सो प्रोलैक्टिन हार्मोन। देन नेक्स्ट हार्मोन देखिए लिखा होगा MSH, ठीक है, ये है मेलानोसाइट, मेलानोसाइट, ठीक है, मेलानोसाइट। मेलानोसाइट एक प्रकार की कोशिका है जो त्वचा में, त्वचा के नीचे में उपस्थित होता है। यही कोशिका है जो एक प्रकार का हार्मोन स्रावित करता है जिसको हम लोग कहते हैं मेलानिन, ठीक है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग, है ना, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ये वो हार्मोन है जो मेलानोसाइट्स को, यानी मेलानोसाइट वो कोशिका है जो हमारे शरीर को रंग देता है, गोरा काला। अगर किसी के शरीर में मेलानिन की संख्या अधिक है तो वो काला होगा और कम है तो गोरा होगा, ठीक है। तो मेलानिन जो है वो त्वचा में पाया जाता है, त्वचा के अंदर पाया जाता है, जिसको प्रेरित करेगा ये हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और मेलानिन से हमारे रंग का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। सो आपने देखा कि ये अच्छा, ये याद रखना है आपको, ये मध्य पिंडक से संबंधित है ना, ये मध्य पिंडक से यानी मिडिल पार्स इंटरमीडियालिस से संबंधित है, हाँ, पार्स इंटरमीडिया से संबंधित है। तो ये हार्मोन जो है मिडिल पोर्शन से रिलीज होता है, ठीक है। तो हमने ये 7 हार्मोन देख लिया, दिस इज द 7th वन, 7 हार्मोन हमने देख लिया, ठीक है। अब फिर देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम लोग पश्च पिंडक के बारे में बात करते हैं। यह है पश्च पिंडक। पश्च पिंडक में हमारे पास 2 हार्मोन हैं, एक है वैसोप्रेसिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ पे बता दें, पश्च पिंडक का नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। न्यूरो वर्ड का मतलब होता है नर्वस सिस्टम, यानी न्यूरो सेक्रेटरी सेल से संबंधित है ये, ठीक है। आपको यहाँ पे बता दें कि क्वेश्चन आता है इस पिंडक में से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, तो याद रखिए इस पिंडक से स्रावन नहीं होता है, इस पिंडक में आकर हार्मोन स्टोर होता है, ठीक है। जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं, ब्रेन के जो सेल्स हैं, वहां से ये दोनों हार्मोन स्रावित होते हैं। स्रावित होने के बाद आके वो यहाँ पे जमा होते हैं, फिर यहां से आगे चल के जाते हैं, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन ये दोनों हार्मोन पश्च पिंडक में हैं, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग कारोबार देखिए क्या है।
पहला है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, ठीक है, ये पहला हार्मोन है। नाम से ही समझ में आ रहा, वासो मतलब होता है ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल, ये वैसो का मतलब होता है। प्रेसिन का मतलब होता है दबाव डालना, ठीक है, दबाव डालना मतलब ब्लड वेसल में दबाव पड़ना, ब्लड वेसल के जो व्यास है उसको कम करना, है ना। ब्लड वेसल के व्यास को कम कर दिए तो क्या पड़ेगा सर, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये रक्तचाप से संबंधित बात हो गई ना, ये बीपी राइज करने में हेल्प करता है। वैसोप्रेसिन अगर ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होने से उसका डायमीटर कम होगा, डायमीटर कम होने से क्या हो सकता है, बीपी हाई हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, इसका एक नाम और है ADH, ADH क्या फुल फॉर्म है इसका, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन नाम है इसका। दूसरा क्या है, ये काम करता है, क्या करता है ये, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ याद है तो हम बात करें कि हमारे शरीर में किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, ठीक है, हमारे शरीर में नेफ्रॉन होता है और नेफ्रॉन के ये अलग अलग भाग आप देख रहे हैं, ये, ठीक है, ये अलग अलग भाग है, इनका सबका नाम भी आपको मालूम होगा, ठीक है, ये नेफ्रॉन। अब इसके अंदर में रुधिर जो है ऐसे चल के आता है और निकल जाता है, ये रुधिर चल के आया और ये निकल गया। इसके अलग अलग भाग आप देख रहे हैं, सब भागों को आपने पढ़ा हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, इसको हम लोग बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस है, ये एक प्रकार का लहरदार जगह है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये जो यू ट्यूब टाइप का दिख रहा है इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। फिर एक और लहरदार दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं DCT, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और फिर आखिरी में ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो कितना बढ़िया सा डायग्राम आपके सामने है, इसके अंदर में आप जो है एक टॉपिक उसको भी कनेक्ट कर दे रहे हैं और यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम भी कनेक्ट हो जा रहा है। यहाँ देखिए मैंने एक गोला बनाया हुआ है DCT, इस जगह पर आपका ये जो हार्मोन है जिसका नाम आपने लिखा ADH, ये कनेक्ट होता है, ADH इस जगह पर साबित होता है और इस जगह से जल अवशोषण करने का काम करता है। हमारे शरीर में जल की जरूरत तो होती है, आप जानते हैं, ठीक है। तो जल का अवशोषण ADH यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन उस जगह से करवाता है, उस जगह से जल को अवशोषित कराता है। तो जल अवशोषण बहुत जरूरी है हमारे शरीर में। अब देखिए, ये आपको जल अवशोषण का जो प्रोसेस है इसमें आपको पूछ सकते हैं कि ADH अगर ज्यादा हुआ तो कम क्या होगा, ADH अगर कम हुआ तो क्या होगा, है ना, सोचिए। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है ये। अगर ये हार्मोन अधिक है तो नेचुरल सी बात है वो अपना काम ज्यादा करेगा, ठीक है, उसका काम है जल का अवशोषण करना इस जगह से, और अगर हार्मोन ज्यादा है तो इस जगह से जल का अवशोषण अधिक से अधिक होने वाला है। तो जो यूरिन बन के निकलेगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा कि नहीं, यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड बन के आएगा। यूरिन में
अधिक लवण होगा, उसको पास करने में भी दिक्कत होगा, तो यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड पास होगा, क्योंकि जल है ही नहीं उसमें से, जल ज्यादा अवशोषित हो गया। यहां से वाटर को पिकअप कर रहा है ना, एडीएच क्या कर रहा है इस जगह से, H2O को पिकअप कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिखिए बर्निंग सेंसेशन आएगा, या बर्निंग मिक्चुरेशन बोलते हैं, है ना, बर्निंग मिक्चुरेशन बोलेंगे। और दूसरा है, अगर इस हार्मोन की कमी हुई तो जल का अवशोषण नहीं होगा, जल का अवशोषण नहीं होगा, ठीक है। इससे एक बीमारी होती है जिसका नाम आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। जल का अवशोषण नहीं होगा तो बंदे को क्या होगा, पेशेंट को बार बार यूरिन आएगा, पेशेंट को बार बार यूरिन आएगा, यूरिन फ्रीक्वेंट हो जाएगा उसका, है ना, बार बार यूरिन आएगा। इस बीमारी का नाम क्या है? इस बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस, है ना, इंसिपिडस बोलते हैं इसको। इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। हाँ, डायबिटीज मेलिटस भी होता है एक बीमारी, हम बात करेंगे उसके बारे में अभी। ये एडीएच हार्मोन का काम है। तो अब देखिए पूरी तरह से क्लियर हो गया आपको, वैसोप्रेसिन वही नाम, एडीएच सिस्टम कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है, आपको उसे कनेक्ट करना है और कनेक्ट करके निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास न्यूरोहाइपोफाइसिस में पाए जाने वाला ये हार्मोन, जिसको हम लोग वैसोप्रेसिन बोलते हैं, ये काम करता है, ठीक है। एक हार्मोन का और मैंने बात किया आपसे, क्या है वो हार्मोन? ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसको हम लोग मैटरनल हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, मैटरनल हार्मोन भी बोलते हैं। अब मैटरनल हार्मोन दो जगह काम आता है, डिलीवरी के समय, है ना, डिलीवरी के समय, जिसका हम लोग मेडिकल टर्म क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन, ठीक है। डिलीवरी के समय इसका इस्तेमाल होने वाला है। क्या है? डिलीवरी के समय में जो यूट्राइन मसल्स हैं, है ना, आपने सुना होगा लेबर पेन आना, तो डिलीवरी से पहले पेशेंट को लेबर पेन आता है। तो वो लेबर पेन बेसिकली किससे रिलेटेड है? लेबर पेन रिलेटेड है यूट्राइन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। यूट्राइन मसल्स जो हैं वो जो हैं सिकुड़ेंगे, फैलेंगे, जिससे जो बेबी है वो नीचे की ओर आए, है ना, ये बेबी बैठा हुआ है, वो नीचे की ओर आए यूट्राइन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसके कारण है? इसी हार्मोन के कारण। यही हार्मोन जो है वो यूट्राइन मसल के पास में एक्टिवेट होता है और कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे पेशेंट को लेबर पेन आएगा और ये बेबी जो है एक्सपेल आउट होगा, है ना, पार्चुरेशन होगा। मेडिकल टर्म जो है डिलीवरी का पार्चुरेशन, ठीक है। और एक बात है, ये जो है जो दुग्ध ग्रंथियां हैं उसके पास आसपास की जो मांसपेशियां हैं उस पर असर करती है ना। मिल्क ग्लैंड्स जो होती है, यानी मैमरी ग्लैंड, फीमेल में मैमरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड यानी पार्चुरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद मैमरी ग्लैंड में ऐसा असाइनी होता है जिसके अंदर में मिल्क भरा होता है, और वो मिल्क को जो है शरीर से बाहर निकलना है इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी। तो क्या होगा, इसके आसपास की मांसपेशियां अगर संकुचित होंगी, इस आसपास की मांसपेशियां अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो क्या होगा, इसके पाउच के ऊपर असर पड़ेगा, मिल्क बाहर आएगा। तो मैमरी ग्लैंड पर भी ये हार्मोन असर करता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि ये हार्मोन जो है ना, टोटली क्या चीज है? ये हार्मोन टोटली जो है वो मैटरनल हार्मोन, मां से संबंधित हार्मोन, डिलीवरी के समय काम आएगा और मिल्क सिक्रीशन में काम आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन जो है
पिट्यूटरी से संबंधित जो हार्मोन जो है वो इस प्रकार बॉडी के बहुत सारे पोर्शंस को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, बॉडी के बहुत सारे पोर्शंस को कनेक्ट कर रहा है। ऑलराइट, तो इस प्रकार हमने बहुत सारे पोर्शंस को देख लिया। पिट्यूटरी का पूरा जो है आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ सारी चीजें बताई गई है। ठीक है, पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं, किससे कनेक्टेड हैं, सारी बातें इसके अंदर आपको बताई गई। ठीक है, अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक हार्मोन के बारे में और मैं बता दूं ताकि आप जो है ओवरऑल दो चीजें कम से कम आज पढ़ लें। एक है पैनक्रियाज, है ना, इसको हम लोग अग्नाशय भी बोलते हैं, पैनक्रियाज। ठीक है, अब तो पहले देख लें कि इसकी फिजियोलॉजी क्या है, कहाँ उपस्थित है। जैसे ये हमारा स्टमक है, ऑलराइट, स्टमक के बाद ये ड्यूडेनम है। ठीक है, यहाँ पे एक छिद्र होता है जिसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, है ना। इस छिद्र में एक ग्रंथि आके खुलती है। हाँ, इस प्रकार से ये एक ग्रंथि आके खुलती है ऐसे। इस ग्रंथि को हम लोग कहते हैं पैनक्रियाज। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज जो ना हमारे लिए एक अद्भुत ग्रंथि है भाई। इससे एंजाइम भी, है ना, एंजाइम भी स्रावित होता है और साथ साथ हार्मोन भी स्रावित होता है। दो काम करता है ये। इसीलिए पैनक्रियाज को हम लोग हिट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिट्रोक्राइन ग्लैंड, हिट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। मतलब दो कारोबार है इसका, है ना, दो कारोबार है। एक ये हार्मोन भी स्रावित करता है और दूसरा ये एंजाइम भी स्रावित करता है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्योंकि आज चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हार्मोन से संबंधित है, तो हम लोग उसके हार्मोन पोर्शन को देखते हैं। देखिए, जब इसका सेक्शन निकालेंगे ऐसे, तो सेक्शन निकालने से इसका जो है फिगर इस प्रकार से आएगा। ये इस प्रकार से फिगर आएगा। ठीक है, ये फिगर में आप देखिए दो प्रकार की कोशिकाएं दिखेंगी आपको। ये इस प्रकार से दो प्रकार की कोशिकाएं नजर आएंगी ऐसे, है ना। एक कोशिकाएं जो है चारों तरफ आप देख रहे हैं फूल के आकार का है ना। एक प्रकार से आप देख रहे हैं ये फ्लावर के आकार का है ये। ठीक है, ये इस प्रकार से फ्लावर के आकार का है। ठीक है, ये इस प्रकार से। इनको हम लोग पैनक्रियाटिक असाइनी बोलते हैं, है ना, पैनक्रियाटिक असाइनी बोलते हैं। जो फूल के आकार का है इनको हम लोग पैनक्रियाटिक असाइनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असाइनी। और आपको बता दें ये जो है एंजाइम, है ना, एंजाइम स्रावित करने का काम करते हैं। तो ये क्या होगा? गट के अंदर होगा। गट यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर में, है ना। ये जो है प्रोटीन के, फैट के, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म या फिर डाइजेशन संबंधी एंजाइम्स का श्रावण करते हैं। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सबका डाइजेशन से रिलेटेड हार्मोन्स, एंजाइम्स को ये सिक्रीट करते हैं। अब इनके बीच में ना आपको इस प्रकार से कुछ कोशिकाएं बैठी हुई मिलेंगी। ये इनके बीच में कुछ कोशिकाएं ऐसी बैठी हुई मिलेंगी। इन कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? आपको मालूम होगा, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस यानी लैंगरहैंस की कोशिकाएं।
आइलेट ऑफ लैंगर्स, ये द्वीप है एक प्रकार। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं, हम लोग 2 के बारे में बात करेंगे आज। 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाओं का नाम ले रहा हूं, एक अल्फा सेल और दूसरा होता है बीटा सेल। 2 प्रकार की कोशिकाएं, अल्फा सेल, बीटा सेल। ठीक है, तो दोनों सेल ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार का उपचय होता है जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा सेल अब स्रावित करता है ग्लूकागॉन, क्या नाम है, ग्लूकागॉन। और बीटा सेल स्रावित करता है इंसुलिन, बीटा सेल स्रावित करता है इंसुलिन। ये 2 प्रकार की कोशिकाएं, दोनों प्रकार की कोशिकाएं 2 हार्मोन स्रावित करते हैं। ये दोनों हार्मोन है भैया, है ना, ये दोनों जो है दीज आर हार्मोन्स। वो एंजाइम था, ठीक है, ये है हार्मोन्स। तो 2 प्रकार के हार्मोन्स यहाँ पे स्रावित होता है। 2 प्रकार के हार्मोन्स, एक है बीटा सेल इंसुलिन स्रावित करता है और अल्फा सेल ग्लूकागॉन स्रावित करता है। ठीक है, अब इसका हम लोग प्रभाव देखते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई, ये क्या कारण है वो देखते हैं। तो देखिए कि हम जब भी कोई खाना खाते हैं, मान लीजिए हमने कोई मील लिया, मील यानी खाना, ठीक है, हमने कोई मील लिया। मील जो है जैसे ही हमारे ब्लड में जाता है तो ब्लड का जो शुगर है, ब्लड शुगर लेवल जो नॉर्मली हमारे लिए, नॉर्मली इट इज अप टिल 100, है ना, अप टिल 100 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, ml ऑफ ब्लड होता है। ये नॉर्मल वैल्यू को ये क्रॉस कर जाएगा, नॉर्मल वैल्यू को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब भी कोई मील लेते हैं, ठीक है, जब भी कोई हम मील लेते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है, जो कि जनरली, एक मिनट यहां थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो कि जनरली 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है, ये 100 मिलीग्राम से मील लेने पर राइज हो जाएगा, ये वैल्यू राइज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी उसमें उसके ऊपर मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो ये ब्लड शुगर जो है एनहांस हो जाएगा, ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ब्लड शुगर अगर बढ़ जाएगा तो इसके ऊपर, ब्लड शुगर के ऊपर में इंसुलिन हार्मोन एक्ट करता है, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, ये ब्लड के शुगर को मेटाबोलाइज कर देगा, है ना, मेटाबोलाइज कर देगा, मतलब उपक्षय क्रियाओं में उसको इन्वॉल्व कर देगा, मतलब शुगर का ब्रेकडाउन करेगा। और शुगर के ब्रेकडाउन होने से आपको ऊर्जा मिलेगी, शुगर के ब्रेकडाउन होने से आपको ऊर्जा मिलेगी। लेकिन सोचिए अगर आपने ज्यादा शुगर ले लिया है ना, जो नॉर्मल वैल्यू है उससे आप मेटाबॉलिज्म के बाद भी अगर शुगर बच रहा है तो वो शुगर जो है ना 2 जगह पे डिपॉजिट हो जाता है, एक लिवर में जाके डिपॉजिट हो जाता है और उसका अलग अलग काम हो जाएगा, दूसरा जो है मसल में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, मसल्स में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा तो आपको मिल गई, उससे आपका काम चल रहा है। लेकिन आप सोचिए अगर ज्यादा है ग्लूकोज, है ना, नॉर्मल लेवल तक तो वो एटीपी बनाया, उसके बाद भी अगर बच रहा है तब वो या तो लिवर में जाके डिपॉजिट हो जाएगा या फिर मसल में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए लिवर में डिपॉजिट हो गया तो लिवर में और बहुत सारी चीजें होती हैं, फैट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कभी आपको भूख लगी तो ये जो है लिवर से लौट के ब्लड में भी आ सकता है ना। अगर मान लीजिए आपको भूख लगी
तो ये लिवर से लौट के ब्लड में फिर से आ सकता है। ये काम जो है इसका दूसरा हार्मोन करवाता है, दैट इज ग्लूकागॉन। इंसुलिन के साथ में दूसरा जो हार्मोन है उसको ग्लूकागॉन बोलते हो आप, वो ये काम करवाता है लिवर में से लिवर की कोशिकाओं में से या लिवर सेल्स में से जो डिपॉजिटेड ग्लूकोज है उसको लाके फिर से ब्लड में डालना। तो आपको भूख नहीं लगेगी, आराम फील करेंगे आप, है ना। ऐसा होता है जब खाने को कुछ नहीं रहता है फिर भी हम जिंदा रहते हैं, रीजन है ब्लड में शुगर का लौट के आना, वो काम कराता है ग्लूकागॉन। तो भैया यहाँ पे आप देखिए ये दोनों में क्या चेंजेस हैं। एक ब्लड शुगर बढ़ा रहा है ना, ब्लड, ध्यान देना इस पे क्वेश्चन है, ब्लड के शुगर को एक बढ़ा रहा है दूसरा घटा रहा है। जो बढ़ा रहा है वो ग्लूकागॉन है, जो घटा रहा है वो इंसुलिन है। ये आप याद रखेंगे, है ना। एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं ये दोनों हार्मोन, इसीलिए इनको हम लोग कौन सा हार्मोन बोलते हैं, हम लोग इनको एंटागोनिस्टिक है ना हार्मोन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। अब सोचिए अगर मान लो किसी के शरीर में इंसुलिन काम नहीं कर रहा है या इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, वो जो आप आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बात कर रहे हैं वो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है इंसुलिन को तैयार ही नहीं कर रहा है, तो जो बीमारी होगी उसका नाम क्या है, उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस, है ना, डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। शक्कर की बीमारी का नाम सुना होगा, शुगर ब्लड में डिपॉजिट रहना, शुगर की मात्रा ब्लड में होना, ठीक है। तो ये फिर आगे दो प्रकार के होंगे, हम लोग डिटेल में बात करेंगे, है ना। डायबिटीज मेलिटस दो प्रकार के होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। तो हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे इसको और तो फिर हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए पैनक्रियास जो है हमारा एक अंग है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर में आता है, हार्मोन स्रावित करता है और वो हार्मोन हमारे लिए कितना सारा काम कर रहा है ना, ब्लड शुगर लेवल को हमारे शरीर के अंदर मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग कुछ MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं, क्वेश्चंस कुछ करते हैं। हो सकता है वो टॉपिक आपने किया हो, नहीं भी किया हो, क्वेश्चन अगर रिलेटेड होगा तो मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन वहीं पे दे दूंगा, नहीं रिलेटेड होगा तो जस्ट आप स्किप करेंगे उसको, जब टॉपिक हो जाएगा तब हम उसकी बात करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये दिया हुआ है स्टेरॉइड हार्मोन विच रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। अब ये जो हार्मोन है, ये जो क्वेश्चन है वो एड्रीनल ग्रंथि से संबंधित है, ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि से संबंधित है। तो इसमें ए और डी का आंसर है, तो ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, हाँ। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंड मैसेंजर हार्मोन एक्शन, ठीक है। अब ये देखिए इसमें आपको एक चीज बता दें कि हार्मोन जब अपने टारगेट के पास जाता है, ठीक है, हार्मोन जब अपने टारगेट के पास जाता है तो इसमें ना ये नॉट वर्ड नहीं लगा के अगर आप लिखते, इसमें लिखते कि सेकेंड मैसेंजर कौन है तो वो है, आंसर है यहाँ पे CAMP साइक्लिक मैसेंजर, इसको सेकेंडरी मैसेंजर बोलते हैं। क्या चीज है देखिए, हार्मोन, ये हार्मोन है, हार्मोन जो है जब अपने टारगेट अंग के पास जाता है तो हार्मोन और यहाँ पे ना एक इसे ग्राही मौजूद रहता है जिसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर। यहाँ पे एक ग्राही है ना, ग्राही मौजूद रहता है, ये ग्राही हार्मोन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है जिसको हम लोग कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये तभी होगा जब ये इसको पहचान लेगा, रिसेप्टर उसे पहचान लेगा,
तो इसीलिए ना कोई भी हार्मोन किसी भी ऑर्गन के अंदर नहीं जा सकता। हार्मोन बहुत स्पेसिफिक होता है, उसमें विशिष्टता होती है, वो पर्टिकुलरली वहीं जाएगा जहां पे उसको काम करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसे ग्रहण करने वाला कोई मौजूद है, तो रिसेप्टर मौजूद है। ये रिसेप्टर उसके साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसको हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और फिर सेकेंड मैसेंजर आएगा, है ना, सेकेंडरी मैसेंजर बोलते हैं। और वो सेकेंडरी मैसेंजर इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन है? साइक्लिक एएमपी, ठीक है, सीएमपी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूमुलेशन एंड रिलीजिंग सेंटर ऑफ द न्यूरो हार्मोन। अभी आपने पढ़ा है ना, न्यूरो हार्मोन एक्यूमुलेशन सेंटर। मैंने आपको बताया कि पिट्यूटरी में 3 भाग होते हैं, है ना, मैंने अभी आपको बताया पिट्यूटरी में 3 भाग होते हैं, ठीक है, 1 2 3। इसमें जो पश्च भाग है वो क्या है? न्यूरो हार्मोन के लिए है, ठीक है। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी पश्च पिंडक में न्यूरो हार्मोन्स होते हैं। और कौन कौन सा है वो भी बताया मैंने आपको। इसके अंदर में कौन कौन से हार्मोन होते हैं? वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है, इस प्रकार के हार्मोन यहां पे रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अब इसमें भी ये जो है बेसिकली हार्मोन से संबंधित है। अब इसमें आप देखिए विड्रॉल बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का निष्कासन मासिक धर्म का तत्काल कारण है? तो इसमें पहले थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ईस्ट्रोजन है वो किससे संबंधित है? एफएसएच क्या है? एफएसएच एलएच अभी आपने पढ़ा है, ये दोनों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये फॉलिकल से संबंधित है। तो ये दोनों हार्मोन से आंसर बन सकता है। तो इसको आप रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब पढ़ोगे तो उस समय और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए, विच हार्मोन कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन एंड ग्लाइकोजेनेसिस। डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, है ना। इंसुलिन तो आप देखें दूसरी बात कर रहा है, ग्लूकागॉन दूसरी बात कर रहा है, ये दोनों से संबंधित है, एड्रेनलिन और एसीटीएच। एसीटीएच तो एड्रेनल ग्रंथि को प्रेरित करता है, लेकिन एड्रेनल है जो ये बीपी से संबंधित है, और डायलेशन यानी संकुचन और शिथिलन से संबंधित है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमने पढ़ा अभी MSH इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पोर्शन। तो इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि पिट्यूटरी के 3 भाग होते हैं, मध्य भाग यानी पार्स इंटरमीडिया, वहां से ये प्रोड्यूस होता है, और ये मेलानोसाइट यानी मेलानोसाइट कोशिकाओं को प्रेरित करता है, जिससे मेलानिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है जो हमारे शरीर के रंग से संबंधित है, ठीक है, हमारे शरीर के रंग से संबंधित है। तो यहां आप देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैचेस अ हार्मोन विद अ डिसीज रिजल्टिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी। अभी हमने डेफिशिएंसी डिसीजेस देखे हैं, जैसे LH फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन, है ना। यहां पे बोला करेक्टली, देखिए इस चीज को गोला जरूर कर लेंगे ताकि आपके टारगेट में दिमाग में टारगेट बन जाए कि आपको करना क्या है। कभी कभी हम लोग करेक्ट पूछा है रॉन्ग करके आ जाते हैं, रॉन्ग पूछा करेक्ट करके आ जाते हैं। करेक्टली मैचेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैचेस, तो ये तो करेक्टली मैच है। इंसुलिन, डायबिटीज इंसिपिडस, थोड़ा सा कुछ खटक रहा होगा आपको। थायरोक्सिन, टिटेनी, पैराथायरॉइड, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो करेक्टली कौन कौन सा मैच है? यही करेक्टली मैच है भैया, बाकी सब करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। इंसुलिन से तो डायबिटीज मेलाइटिस होता है, थायरोक्सिन से टिटेनी नहीं होता है, वो दूसरा कुछ है, टिटेनी बैक्टीरियल डिसीज है, मसल से रिलेटेड है। पैराथायरॉइड का जो है वो कैल्शियम से संबंधित है, डायबिटीज मेलाइटिस से संबंधित नहीं है। तो ये है अपना आंसर करेक्ट,
ठीक है, ये करेक्टली मैच हो रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कमी, LH की कमी हो जाए तो ओव्यूलेशन नहीं होता है। ठीक है, हर मेंस्ट्रुअल पीरियड के 10 से 14वें दिन के बीच में एक ओवा रिलीज होता है, वो LH के कारण है। ठीक है, आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ मॉडिफाइड अमाइनो एसिड। खैर इसके प्रकृतियों के बारे में अभी मैंने बताया नहीं है। एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी सिक्रीट व्हाट। अब इसमें देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पहले ये उसके बाद ये, समय लेने वाला है ये क्वेश्चन, तो आपको सोच के आंसर देना। पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्रभाग स्रावित करता है। अग्रभाग, अग्रभाग में आप देखिए कौन है, ये पश्चिम में चला गया, काट दो। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा कुछ जम रहा है, यहाँ पे भी जम रहा है, यहाँ पे भी जम रहा है। तो 2, 3 और 4 इसमें से कौन सा आंसर आप देख लीजिए। अब इसमें क्या बोल रहा है, 1 2 3 नहीं है, 1 2 नहीं है, 2 और 4, 2 3 और 4 मैं कर रहा हूं, तो ये तो है ADH देन TSH। अच्छा ये नहीं है, ठीक है, तो 2 और 4 आंसर है, 2 और 4, C इज द आंसर। देखिए FSH GH LH होता है, देन STH GH TSH होता है, यहाँ पे TSH तो है, प्रोलैक्टिन सही है, ADH तो वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है, वो कहां से स्रावित होता है, पश्चपिंडक से स्रावित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को ना एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना होता है, आप एलिमिनेट करते जाएंगे चीजों। अगला देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स व्हाट। ना कॉर्पस ल्यूटियम पहले मालूम होना चाहिए क्या है, ठीक है, उसके बाद आपको सोचना है क्या करता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना प्रोजेस्टेरॉन से संबंधित है, तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा, तो पढ़ेंगे अपन। टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड व्हाट बाय व्हाट, सर्टोली सेल, लेडिक सेल, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। ठीक है, तो ये भी आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, तब ये हार्मोन संबंधित है। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कम, है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कम थायराइड का स्रावन, यानी थायरोक्सिन की TSH T3 T4 जो है ना, हाइपो वर्ड जो है ना, जब TSH ज्यादा सिक्रीट होता है जिससे T3 T4 कंट्रोल नहीं होता है, उससे संबंधित है। तो इसमें मिक्सोडीमा, क्रेटिनिज्म, एक्सोथैल्मिक ये देखेंगे आप, है ना, हम सॉल्व करेंगे इसको जब थायराइड पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। सर्टोली सेल कौन सा सेल है, कौन सी कोशिकाएं होती है सर्टोली सेल, तो सर्टोली सेल आप देखिए इंटरस्टिशियल सेल्स और सर्टोली सेल ये टेस्टिस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, दोनों का संबंध जो है ना मेल हार्मोन से संबंधित है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, उसके बाद देखिए, डिपिक्ट द करेक्ट साइट ऑफ हार्मोन, डिपिक्ट द करेक्ट साइट ऑफ हार्मोन, हार्मोन के सही स्थान को दर्शाइए। चेक कीजिए क्या होना चाहिए आंसर इसमें, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, फिर इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन और ग्लूकागॉन। तो इसमें आपको जो है ना एक थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन की कमी है, जिसके कारण ये पूरा क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेरिडिटरी डिसीज। हेरिडिटरी यानी अनुवांशिक रोग नहीं है, फिर वही करना आपको नहीं है, तो आपको चेक करना है सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्रेटिनिज्म, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, है ना, तो ये आपको चेक करना है कि कौन है कौन नहीं। तो हीमोफीलिया क्या है, एक बीमारी है जिसमें ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता है ना, तो ये बेसिकली एक्स लिंक डिसीज है। अगर मादा में हुआ तो मादा कैरियर भी हो सकती है, और दोनों एक्स पर इन्फेक्शन है तो डिसीज भी हो सकता है। नर में केवल एक्स पर ही होने से ये बीमार हो सकता है, तो ये जेनेटिक डिसीज है, थैलेसीमिया जेनेटिक डिसीज। ठीक है,
ये हार्मोनल डिसीज है, क्रेटिनिज्म। इसमें जेनेटिक्स का कुछ नहीं आ रहा है। क्रेटिन्स है, थायराइड, उसके बाद पिट्यूटरी से संबंधित है, तो बी आंसर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा देखिए, एक्डाइसोन इज सिक्रीटेड बाय व्हाट। देखिए, आपने कॉकरोच को अपने शरीर का कवच निकाल के फेंकते देखा होगा। कभी कभी आपको ऐसा देखेगा कि कॉकरोच बैठा हुआ है लेकिन उसका कवर ही है। तो कॉकरोच में ना एक्डाइसिस होता है। हाँ, एक्डाइसिस, एक्डाइसिस, एक्डाइसिस मतलब ऐसा एक अवस्था जिसमें ये अपने शरीर के ऊपरी भाग को यानी कवच को निकाल के फेंक देते। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्डाइसिस। तो एक्डाइसिस जो है एक हार्मोन के कारण होता है जिसका नाम है एक्डाइसोन। ठीक है, और ये इंसेक्ट्स में होता है, कीड़ों में होता है। आर्थ्रोपोड मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, कॉकरोच एक एग्जाम्पल दिया, दैट कुड बी एन एग्जाम्पल, वेरी वेल, ऑलराइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्किन ऑफ फ्रॉग आर कंट्रोल्ड बाय। तो अभी आपको मैंने बताया कौन कौन से हार्मोन से कंट्रोल होता है, तो ANC आंसर है, ANC, नर्वस सिस्टम, मेलानोसाइट। ऑलराइट, तो मेलानोसाइट तो हार्मोन, मेलानोसाइट जो है सेल है, और डिफरेंट कलर ऑफ द स्किन ऑफ फ्रॉग आर कंट्रोल्ड बाय, तो उसमें ना हार्मोन भी आना चाहिए। तो अब क्योंकि ये ऐसा आंसर सूट नहीं कर रहा, तो ए आंसर इज द बेस्ट। मेलानोसाइट से शरीर का कलर होता है कंट्रोल। देन विच हार्मोन प्रोड्यूसेस कॉलिनर्जिक, कैरोलिनेरिक, देन हैसेल्स, ये सब अभी हुआ नहीं है ना। ओके, फाइट एंड फाइट है ना। देखिए, किस हार्मोन को हम लोग है ना, कौन सी ग्रंथि को हम लोग FFF से जानते हैं, या इसको हम लोग 3F कहते हैं, या किस हार्मोन को हम लोग 4S कहते हैं, है ना। 4S, 1 2 3 4, किस हार्मोन को हम लोग 3F बोलते हैं या 4S बोलते हैं, है ना। फियर, फियर यानी डर, देन फ्लाइट यानी बहुत खुश हो जाना, लड़ाई, फाइट, 3F बोलते हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। या फिर उसी हार्मोन को हम लोग 4S नाम से भी जानते हैं, सेक्स, ठीक है, शुगर, सॉल्ट, स्ट्रेस, 4S नाम से भी जानते हैं उस हार्मोन को हम लोग, उस ग्लैंड को हम लोग। ठीक है, कौन है वो, एड्रेनल ग्रंथि, ग्लैंड ऑफ 3F एंड ग्लैंड ऑफ 4S। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि को हम लोग ग्लैंड ऑफ 3S एंड 4S नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओके। ADH एक्सोन, ये हम बात कर चुके हैं। ADH जो है हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं उसके किस भाग में काम करता है, तो आप देखिए कलेक्टिंग डक्ट में, लूप ऑफ हेनले में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनीज, कलेक्टिंग डक्ट्स। ADH जो है बेसिकली यहाँ पे लूप ऑफ हेनले थोड़ा सा नियरेस्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो इसके पास में ही। तो आप जो है ना लूप ऑफ हेनले नहीं, ये सही आंसर होना चाहिए, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के पास में होता है वो। ठीक है, उसके बाद एड्रिनल ग्रंथि इज डिराइव्ड फ्रॉम। अब देखिए ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है, एड्रिनल ग्रंथि किस भाग से बनता है, ये याद रखिए, एक्टोडम एंड मीजोडम, है ना। एड्रिनल ग्रंथि का 2 हिस्सा है, जैसे मैंने बताया, एक्टोडम है, ठीक है, यानी कॉर्टेक्स बाहर वाले को बोलते हैं और अंदर वाले को मेड्यूला बोलते हैं। ठीक है, तो बड़ा विचित्र बात है, ध्यान रखना, मेड्यूला एक्टोडम से डिराइव्ड होता है और कॉर्टेक्स मीजोडम से डिराइव्ड, कॉर्टेक्स जो है मीजोडम से। ठीक है, देन विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इजेक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी।
कौन सा हार्मोन संबंधित ऑक्सीटोसिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन तैयार करवाता है। देन एन ऑटोइम्यून डिसीज विच एंटीबॉडीज अटैक द सेल ऑफ थायराइड, अभी ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल कॉजेज गॉइटर, अभी आपको मैंने बताया आयोडीन, ठीक है ना। टायरोसिन वाला बताया था मैंने, टायरोसिन ये हमारे रुधिर से आयोडीन को ले लेता है और आयोडीन के लेके बनाता है T3 या फिर T4। इनको ही कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन बोलते हैं। कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं इसको, थायरॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। तो आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो ये काम नहीं होगा ना, ये जो काम नहीं होगा, आयोडीन की कमी हो जाए तो T3 T4 नहीं बनेगा। इससे क्या होगा, जो थायराइड ग्रंथि है वो ऐसे निकल के बाहर आ जाएगा, तो उसे घेंगा रोग बोलते हैं, गॉइटर बोलते हैं। तो आयोडीन की कमी से होती है गॉइटर। ऑलराइट, ओके। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज स्टेरॉइड, निम्न में से कौन स्टेरॉइड है। तो ये जो है एस्ट्रोजन स्टेरॉइड है, प्रोस्टाग्लैंडिन, थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन ये नहीं है। एस्ट्रोजन इज स्टेरॉइड, एस्ट्राडायोल से बनता है, उसका नाम क्या है, एस्ट्राडायोल, ठीक है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीन हार्मोन, कौन सा अमीन हार्मोन है, ये आपको बताने बोला है। अमीन हार्मोन कौन सा है, तो इसमें विटामिन डी, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, है ना। ये अभी आपको मैंने बताया था थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन में टायरोसिन अमाइनो एसिड है तो अमीन से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे आप लोग जो ना एलिमिनेशन मेथड से चल सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ वैसोप्रेसिन हार्मोन कॉजेस, वैसोप्रेसिन फिर से याद करो आप, डीसीटी पे कार्य कर रहा था, यानी दूसरा नाम उसका एडीएच है। एडीएच क्या करवाएगा, जल अवशोषण करवाएगा, नहीं करवाया तो यूरिन बहुत पास होगा, इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। देन अब यहाँ पे पूछा है व्यावसायिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस ट्रांसजेनिक प्रजाति से किया जा सकता है। तो बेसिकली हमारा बहुत बढ़िया दोस्त है एस्चेरिचिया कोलाई, इसके हमारे बहुत फायदे हैं। एक तो ये हमारे शरीर के अंदर ही बैठा हुआ है, विटामिन B12 बना बना के हमें देता जाता है, विटामिन B12 हमको बना के देता जाता है भाई। और दूसरा काम, इसको उपयोग करके हम लोग प्लाज्मिड्स, है ना, और बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो है हमको बहुत सारे वेक्टर्स की वेक्टर डीएनए बना के देता है, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम लोग। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गन्स इंक्लूड ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बड़ा सरल क्वेश्चन है, केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों को ही जोड़ियों को आपको बताना है, ठीक है, आराम से बता सकते हैं इसमें। आगे देखिए, द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, बाय द ब्लड कैल्शियम लेवल, ये हमने बात नहीं की अभी, ठीक है। देन सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज सर्टोली सेल्स। ये तो ग्रोथ से संबंधित है, ये दुग्ध से संबंधित है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ओव्यूलेशन से संबंधित है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इससे है। दिस इज द आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट, इन कॉकरोच निम्फल कैरेक्टर्स आर मेंटेन्ड बाय, तो वो हार्मोन है भाई, निम्फल मतलब वही कॉकरोच में निम्फल लक्षण, ये एक्डोइसोन अभी बात की है हमने, अपने शरीर के कवच को निकाल के फेंक देता है, ठीक है। तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है पता करेंगे, हाँ, विथेकर नहीं है, पास्चर नहीं है, एंथेबॉन, थॉमस एडिसन आंसर है, देखिएगा। देन बॉडी कोऑर्डिनेशन इज मेंटेन्ड बाय, शारीरिक जो समन्वय है वो
किससे संबंधित है? एंडोक्राइन, सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम, कार्टिलेजिनस। अब देखिए ये जो है हमारे चैप्टर में तीनों लोग बहुत जरूरी है। एंडोक्राइन है तो ब्लड चाहिए है और नर्वस चाहिए, तो इसीलिए 1 2 3 इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, 1 2 3 इज द बेस्ट आंसर। हालांकि बुक्स में आपको ये दोनों चैप्टर्स जोड़ के दिया हुआ है, यानी 1 और 3 जोड़ के दिया है, तो ये आंसर बहुत नजदीक है। लेकिन ब्लड के बगैर तो ये काम करेगा नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम होना बहुत जरूरी है। आगे देखें, एड्रेनलिन ग्रंथि हमने पढ़ा नहीं अभी, ये पढ़ा है हमने एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एसटीएच यानी ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा तो क्या होगा? जायंट्स बनेंगे, है ना। एक्रोमेगैली हो सकता है और ये दोनों नहीं होगा। एडिसन्स डिसीज भी है कनेक्टेड, तो 1 और 2 आंसर दिया हुआ है करेक्ट। ठीक है, अभी बात की हमने ये, तो LH इन फीमेल ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। द ऑर्गन विच हैव डुअल ओरिजिन फ्रॉम एम्ब्रियोनिक लेयर, डुअल ओरिजिन फ्रॉम एम्ब्रियोनिक लेयर, है ना, दो ओरिजिन है। अब भी बात की हमने एड्रिनल ग्रंथि, ये एक्टोडर्म भी है, ठीक है, और ये मीजोडर्म भी है। एक्टोडर्म भी है और मीजोडर्म भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोथ कॉर्पस ल्यूटियम एंड मैक्यूला, ये नीचे ही है अभी। देन एड्रिनल ग्रंथि, ये वाला हो चुका, रिपीट हो गया क्वेश्चन। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मीजल एजेक्शन, आप जानते हैं, ये भी रिपीट हो चुका है, ऑक्सीटोसिन है। ऑटो इम्यून डिसीज और हाशिमोटो डिसीज होता है, डिटेल में पढ़ते समय हम क्लियर करेंगे इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट अ सिक्रीशन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा, ह्यूमन के प्लासेंटा से क्या सिक्रीट नहीं होता है? तो देखिए HCG, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, HCG प्रोलैक्टिन हो सकता है। HCG क्या है? प्रेगनेंसी टेस्ट में HCG हार्मोन यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को ही देखा जाता है, ठीक है। HCG सिक्रीट होता है। पीनियल ग्लैंड सिक्रीट्स मेलानिन, मेलाटोनिन नहीं, मेलानिन मेलाटोनिन, दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा। तो MSH और पीनियल ग्रंथि, हमने क्योंकि पीनियल बात नहीं की तो हमने मेलानिन की बात कर ली है, मेलाटोनिन आंसर है। ये एलिमिनेशन मेथड से आप करेंगे, ठीक है। विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन थायराइड फॉलिकल, बहुत डिटेल वाला क्वेश्चन है, इसको और हमको डीपली अध्ययन करने से आएगा। डायबिटीज इंसिपिडस आप जानते हैं ADH से होगा। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण। देखिए जो फ्रॉग होता है, ठीक है, वो देखने में तो फ्रॉग जैसा है, ठीक है, देखने में तो फ्रॉग जैसा है, लेकिन उसकी पूंछ होती है कब? जब वो कहलाता है टैडपोल, है ना, टैडपोल। टैडपोल जो फ्रॉग का होता है बच्चा, वो उसकी पूंछ क्यों होती? क्योंकि ये जो है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है भाई। टैडपोल यानी फ्रॉग का जो एग होता है, फ्रॉग के एग में जो अंदर भरा हुआ लेसिथिन है उसकी मात्रा कम होती है, यानी फ्रॉग का एग जो है वो मीजोलेसिथल होता है, यानी उसमें योक की मात्रा कम होती है, और यही योक की मात्रा जो है फ्रॉग का डेवलपमेंट कराती है। हर एक प्राणी को सारे स्टेजेस क्रॉस करने होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉरीफेरा टू दैट स्टेज, हर एक स्टेप उसको क्रॉस करना, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, एकाइनोडर्मिटा, ऐसे करते करते अपने स्टेज तक आना है। उस दौरान उसका न्यूट्रिशन कहां से आएगा? लेसिथिन से आता है। अब ये एग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने स्टेज पर डेवलप होगा कि नहीं। अब जैसे हमारा जो ह्यूमन बीइंग का जो एग होता है वो एलेसिथल,
मतलब उसमें कोई लेसिथिन होता ही नहीं, इसीलिए वो जो है माँ के शरीर से जुड़ा हुआ रहता है थ्रू प्लासेंटा। जेस्टेशन पीरियड होता है उनका, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स में जो एग होता है वो मेगालेसिथल होता है। मेगालेसिथल मतलब कि इसमें सफिशिएंट योग होता है जो कि पूरी तरह से बेबी को डेवलप करके ही खत्म होता है। लेकिन बेचारे फ्रॉग के केस में क्योंकि मात्रा बहुत कम है तो ये क्या करता है, अपने स्टेज से एक स्टेज पहले पैदा हो जाता है, एम्फीबिया और पाइसीज। एम्फीबिया में आते आते उसका ये पेट्रोल खत्म हो गया, उसका योग खत्म हो गया, तो वो पाइसिस स्टेज में ही डेवलप हो गया। पाइसिस स्टेज में डेवलप हो गया तो वो फिश के जैसे दिखने लग गया। अब ये इतना एक्टिव होता है कि जल्दी जल्दी अपने शरीर में कायांतरण करवाता है, मेटामॉर्फोसिस करवाता है। और मेटामॉर्फोसिस जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण है ना। थायरॉक्सिन की जो जरूरत है उसके शरीर में वो पूर्ण होने पर तुरंत उसकी पूंछ जो है अलग हो जाएगी और वो फिर टैडपोल से फ्रॉग बन जाएगा। तो यहां पे भी हार्मोन का खेल है भैया, देखो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे फिर चैप्टर वाइज, ठीक है। ऐसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको और सॉल्व करवाएंगे डिटेल्स होने के बाद, सारा डिटेल्स होने के बाद, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास।